बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करने से पहले हम हीट इंजन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकंड लॉ को समझने में आसानी हो जाएगी। हीट इंजन ऐसी मशीन, ऐसी डिवाइस जो क्या करे, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। सच डिवाइस इज कॉल्ड हीट इंजन। हीट इंजन इज अ डिवाइस which convert heat energy into mechanical energy। ऐसी डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, सच डिवाइस इज कॉल्ड हीट इंजन। अब जैसे मोटर कार हो या मोटर बाइक हो, इसमें क्या होता है, मोटर कार में भी मोटर बाइक में भी हीट, मोटर कार का इंजन या मोटर बाइक का इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या वो जेट प्लेन का इंजन हो, पेट्रोल मोटर कार में, मोटर बाइक में या जेट इंजन में क्या होता है, पेट्रोल बर्न होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। अब उस हीट को इंजन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर कार या मोटर बाइक सड़क के ऊपर क्या करती है, चलना शुरू कर देती है। ऐसी डिवाइस जो क्या करे, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, सच डिवाइस इज कॉल्ड हीट इंजन। ओके, एग्जांपल हमने पढ़ी कि मोटर बाइक या मोटर कार में पेट्रोल बर्न होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। अब इंजन क्या करता है, उस हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे मोटर कार या मोटर बाइक सड़क के ऊपर चलना शुरू कर देती है। अब हीट इंजन की वर्किंग के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। फर्स्ट, फॉर वर्किंग ऑफ हीट इंजन we required, पहली चीज जो हीट इंजन की वर्किंग के लिए हमें चाहिए, दैट इज ऐसा सोर्स, ऐसी चीज जिसके पास क्या हो, हीट एनर्जी हो, जहां से हमें क्या मिल सके, हीट एनर्जी मिल सके। तो पहली हीट इंजन की वर्किंग के लिए कैसी चीज चाहिए, ऐसी चीज चाहिए विच इज अ सोर्स ऑफ हीट, जो हमें क्या प्रोवाइड कर सके, हीट प्रोवाइड कर सके। जैसे पेट्रोल के बगैर मोटर बाइक या मोटर कार या जेट इंजन वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि पेट्रोल क्या करता है, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट हमें चाहिए हाई टेम्परेचर रेजरवायर। हाई टेम्परेचर रेजरवायर, जहां से एट टेम्परेचर T1, ऐसा क्या हमें चाहिए, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, हीट एनर्जी का ऐसी सोर्स जिसके पास क्या होगा, हीट एनर्जी का जखीरा होगा, जहां से हमें क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगी। ओके, फिर हीट इंजन की वर्किंग के लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, जिसके पास क्या होगा, हीट एनर्जी का जखीरा होगा, हीट एनर्जी की क्वांटिटी होगी, जहां से हमें क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगी, जिसको हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। हाई टेम्परेचर रेजरवायर एट टेम्परेचर T1 व्हिच प्रोवाइड, जो हमें क्या मुहैया करेगा, व्हिच प्रोवाइड heat
एनर्जी Q1 जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हीट एनर्जी Q1 प्रोवाइड करेगा। दूसरा केस, दूसरी चीज जो इसमें चाहिए हमें, अब सेकंड फॉर वर्किंग ऑफ हीट इंजन, सेकंड थिंग इज ऐसा वर्किंग सब्सटेंस, ऐसा सिस्टम चाहिए जो क्या करेगा, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एक तो क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, फिर दूसरा हमें चाहिए कि ऐसा सिस्टम, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इसको किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ओके, सेकंड थिंग, वर्किंग सब्सटेंस which absorb heat and convert it into mechanical work। वर्किंग सब्सटेंस चाहिए जो क्या करेगा, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फिर हमें लो टेम्परेचर रेजर्वायर भी चाहिए कि वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, सारी हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है हमने उसको अगर सपोज वर्किंग सब्सटेंस को कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड की, 100 जॉल हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो इसने क्या करना है, 100 की 100 को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करना। तो इसका मतलब वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, कुछ हीट को इजेक्ट करेगा। अब इजेक्शन के लिए हमें ऐसी बॉडी चाहिए जिसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि वर्किंग सब्सटेंस क्या कर सके, जो बाकी हीट एनर्जी बच गई है 100 में से, उसको क्या करे, उस बॉडी को प्रोवाइड कर सके जिसका टेम्परेचर कम है। तीसरी चीज हमें हीट इंजन की वर्किंग के लिए क्या चाहिए, ऐसी बॉडी चाहिए, ऐसा रेजर्वायर चाहिए जिसका टेम्परेचर क्या हो, लो हो, ताकि वर्किंग सब्सटेंस बाकी जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, उसको क्या कर सके, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ओके, तीसरी चीज फॉर वर्किंग ऑफ हीट इंजन, third one is low temperature reservoir। low temperature reservoir at temperature T2, जिसका टेम्परेचर T2 कम होगा, in which Q2 heat is ejected, जिसमें Q2 हीट को क्या किया जाएगा, इजेक्ट किया जाएगा। ओके, एक एग्जांपल से इन तीनों को बातों को हम समझ लेते हैं। दुनिया का जो पहला हीट इंजन था वो था स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, अब इसकी एग्जांपल हम समझ सकते हैं। पहले जो रेलगाड़ियां होती थी वो किस पे चलती थी, भाप पे चलती थी, भाप से चलने वाली रेलगाड़ियां होती। इसका मतलब भाप के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि इतनी हैवी ट्रेन को क्या करती है, वो मूव करवाने में इस्तेमाल होती है। ओके, दुनिया का पहला हीट इंजन कौन सा था, स्टीम इंजन, भाप से चलने वाला इंजन था। तो देखिएगा इन तीनों को हम समझ लेते हैं। अब हीट इंजन का आइडिया कहां से लिया गया, हीट इंजन क्या है, ऐसी डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसका आइडिया हमने यहां से लिया, ये हमारे पास एक बर्तन, अब इसके नीचे हमने ये बर्नर जला दिया, बर्नर। दिस इज, ये क्या हो गया हमारे पास, हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी।
इसके बाद हमने इसको क्या करना है, इस हीट को यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, सपोज ये हमारे पास आ गया गैस मॉलिक्यूल्स लगा लें, या हमारे पास ये क्या है, वाटर। दिस इज अ वर्किंग सब्सटेंस। पहले क्या चाहिए, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज दिस इज सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। हमने इसके नीचे, इस वेसल के नीचे क्या किया, बर्नर जला दिया, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट एनर्जी। ये क्या करेगा, Q1 हीट को प्रोवाइड करेगा। अब इस हीट को यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या यूज किया, वाटर। वाटर क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इसके ऊपर हमने रखा पिस्टन। अब वाटर इस हीट एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा भाप में, वेपर्स बनेंगे। ये जाके क्या करेंगे, जब इनको एनर्जी, हीट एनर्जी मिलेगी तो ये जाके क्या करेंगे, ये जो लिड ऊपर हमने रखी है, दिस इज अ लिड, इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगेगी तो ये लिड क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। अब इसका मतलब दिस इज अ हीट इंजन। हमने क्या किया, सिस्टम को, वाटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड की। वाटर ने क्या किया, इस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश किया, ऊपर की तरफ लिफ्ट किया। इसका मतलब है कि हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी की वजह से सिस्टम ने क्या किया, लिड को ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद ये वाटर क्या करेगा, सारी हीट को, हमने इसको Q1 हीट एनर्जी प्रोवाइड की, सारी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा हीट जो होगी इसको सराउंडिंग में क्या करेगा, इजेक्ट कर देगा। सराउंडिंग में क्या करेगा, इजेक्ट कर देगा। तो इसका मतलब है हीट इंजन की वर्किंग के लिए हमें 3 बॉडीज का होना जरूरी है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जहां से हमें क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगी। दूसरा वर्किंग सब्सटेंस, जो क्या करेगा, इस हीट को यूटिलाइज करेगा, और यूटिलाइज करके किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और फिर हम चाहते हैं हम इस वाटर को बार बार यूटिलाइज करें। एक बार यूटिलाइज, ये भाप बन के उड़ जाए, हम चाहते हैं हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है इसको क्या बना देते हैं, साइक्लिक। मतलब एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये दोबारा अपनी उसी हालत में वापस आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि दोबारा इस वेपर्स को क्या करना पड़ेगा, हमें ठंडा करना पड़ेगा। वेपर्स ठंडे तभी होंगे जब ये क्या करेगा, हीट को इजेक्ट करेगा। और इजेक्शन के लिए जरूरी है कि इसकी सराउंडिंग में ऐसी बॉडी हो जिसका टेम्परेचर इसके मुकाबले में कम हो। तो इसका मतलब हीट इंजन की वर्किंग के लिए हमें कितनी बॉडीज का होना, 3 बॉडीज का होना जरूरी है। एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, दूसरा लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और तीसरा वर्किंग सब्सटेंस। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये पूछी जा सकती है। इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस ये शो करती हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं है जो सारी हीट को, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जितनी भी हीट एनर्जी दी, सारी हीट को क्या करे, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, और कोई भी हीट एनर्जी इजेक्ट ना करे। ऐसा पॉसिबल नहीं। अभी तक इस तरह की कोई डिवाइस इजाद नहीं हुई जो क्या करे, एक ही बॉडी से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एनर्जी ले और सारी हीट को क्या करे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, और कोई हीट एनर्जी इजेक्ट ना करे। मतलब ऐसा कोई इंजन
नहीं है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ, जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100%, जितनी हीट ली सारी हीट को क्या करे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ओके, एक और तरह से समझते हैं। अब हीट इंजन में इनपुट क्या होती है हमारी हीट एनर्जी, और आउटपुट हमें क्या मिलती है मैकेनिकल वर्क। इसका मतलब इनपुट क्या है Q1 और आउटपुट क्या है, इस हीट को यूटिलाइज करके हमें मिला क्या मैकेनिकल वर्क। तो दुनिया में कोई ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसकी इनपुट और आउटपुट क्या हो बराबर, मतलब जितनी हीट दी 100 जो हीट एनर्जी दी 100 की 100 को क्या किया उसने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, और किसी हीट को इजेक्ट नहीं किया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी परफेक्ट हीट इंजन नहीं है, किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं है। ओके, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, it is impossible to construct such a device, it is impossible to construct such a device which absorb heat from single reservoir, it is impossible to construct such a device which absorb heat from single reservoir, एक ही बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करे एंड कन्वर्टेड ऑल इनटू मैकेनिकल वर्क विदाउट इजेक्शन, इजेक्ट किए बगैर सारी हीट को एटमॉस्फेयर में इजेक्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन बुक ने लिखी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि कोई भी दुनिया का हीट इंजन ऐसा नहीं है जो सारी हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। ब्लॉक डायग्राम से हम एक इक्वेशन समझ लेते हैं, इंजन की ब्लॉक डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज अ हाई टेम्परेचर रेजर्वायर एट टेम्परेचर T1 जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यहाँ हमने यूज कर लिया, here we use working substance, here we use a working substance जो क्या कर रहा है Q1 हीट को एब्सॉर्ब। अब ये क्या करेगा, इसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में, वर्क कर देगा, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, इसका कुछ हिस्सा Q1 का कुछ हिस्सा किस में कन्वर्ट करेगा W में कन्वर्ट कर देगा, और बाकी जो हीट बचेगी Q1 में से इसको क्या करेगा इजेक्ट कर देगा एट लो टेम्परेचर रेजर्वायर एट टेम्परेचर T2। मसलन अगर हम देखें Q1 है, हमने जो इनपुट दी दैट इज 100 जॉल, वर्किंग सब्सटेंस ने कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की 100 जॉल, 100 में से इसने क्या किया सपोज 40 जॉल का वर्क कर दिया, इसका मतलब इनपुट कितनी 100 जॉल, आउटपुट हमें कितनी मिली सिर्फ 40 जॉल, हमारा काम कितने का हुआ सिर्फ 40 जॉल का, बाकी कितनी बची Q2 कितना है जो इसने किसको लो टेम्परेचर रेजर्वायर को इजेक्ट कर दिया दैट इज 60 जॉल। तो मैं फिर लिख सकता हूं फ्रॉम डायग्राम Q1
इज इक्वल टू, या हम ऐसे लिख सकते हैं W हमारा किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2। हमारी आउटपुट किसके बराबर है, आउटपुट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। कितनी एब्जॉर्ब की, Q1, इजेक्ट कितनी की, Q2। तो अपने पास कितनी रखी, Q1 में से Q2 को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वाली एनर्जी आ जाएगी जिसको उसने यूटिलाइज करके हमें क्या प्रोवाइड कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी। अब फिर सेकंड लॉ के मुताबिक अगर मैं इसी डायग्राम को देखूं कि सेकंड लॉ ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिस्टम क्या करे, एक ही बॉडी से हीट एनर्जी ले, सारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। दिस इज इन 100 जूल हीट ली, 100 की 100 का क्या किया, वर्क कर दिया। दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा इंजन डेवलप नहीं हुआ। ओके देखिए अब फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मोटर बाइक है, मोटर बाइक को रन करने के लिए अगर हम वो जो सलेंसर है, अब सलेंसर से जो एक्स्ट्रा हीट होती है, सलेंसर से धुएं की सूरत में, गैसेस की सूरत में हीट एनर्जी क्या होती है, एटमॉस्फेयर में इजेक्ट हो जाती है। अगर हम सलेंसर बंद कर दें किसी चीज से, हमने क्या किया, सपोज वो जो हम कोई भी चीज है हमारे पास, उससे हमने क्या किया, सलेंसर को बंद कर दिया, तो इसका मतलब है अब हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में इजेक्ट नहीं होगी, मोटर बाइक क्या करेगी, चलेगी, वर्क करना छोड़ दे। तो इसका मतलब है कोई ऐसा हीट इंजन नहीं है जो एक ही बॉडी से हीट एनर्जी ले, सारी को क्या करे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसने लाजमी कुछ ना कुछ हीट को क्या करना है, एटमॉस्फेयर में इजेक्ट करना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहां से देखें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रॉम दिस डेफिनेशन, इसको कहते हैं लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हीट इंजन की वर्किंग के लिए दो बॉडीज का डिफरेंट टेम्परेचर पे होना जरूरी है। अगर दो बॉडीज हमारे पास नहीं होंगी तो हीट इंजन वर्क नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम मोटर बाइक का कनेक्शन एटमॉस्फेयर से खत्म कर देंगे, मोटर बाइक वर्क करना छोड़ देगी। तो इसका मतलब है फ्रॉम दिस डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, according to this statement, according to this statement, it is clear that we required two bodies at different temperature for working of heat engine। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि why, उसका आंसर भी यही, why we cannot use heat energy of atmosphere। हमारी एटमॉस्फेयर में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, गर्मियों में हम देखते हैं कि हमारी सराउंडिंग का, हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Why we cannot use heat energy of a atmosphere or oceans। इसी तरह से हम देखते हैं कि वो जो सूरज से हीट एनर्जी आती है, इससे समुद्र का पानी भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो उस हीट को हम यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते, एटमॉस्फेयर की एनर्जी को क्यों यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्यों हम मोटर बाइक को रखें, यहाँ पे रखें और ये खुद ब खुद क्या करे, चलना शुरू कर दे, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी है, इसी तरह से जो हमारे पास है सी वाटर, वो भी गर्म हुआ है, उसको क्यों मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। व्हाई वी कैन नॉट यूज हीट एनर्जी ऑफ एटमॉस्फेयर और ओशन, बिकॉज
बिकॉज दिस इज अ सिंगल रेजर्वायर। अब हमारी एटमॉस्फेयर जो है ये एक ही बॉडी है और डेफिनेशन कहती है हीट इंजन की वर्किंग के लिए हमें क्या चाहिए, दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो इसका मतलब है एटमॉस्फेयर या ओशन, दिस इज अ सिंगल रेजर्वायर। एटमॉस्फेयर एंड ओशन is a single reservoir for according to second law for working of heat engine we required two bodies at different temperature। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।